नजर आया था एक्चुअली ये रहा, शुक्र है मिल गया। यहाँ पे अगर आप देखो तो आई थिंक इस पे भी हम कर लेते हैं। पहले पार्ट में वो आपसे यहाँ पे उसने क्या किया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आप पहले मीडियन बताओ, तो पहले देखो यहाँ पे आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है कितनी। जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो, ग्राफ को देखो और बताओ आपकी टोटल कितना है फ्रीक्वेंसी का। नो सर। देखो दो तरीके, एक तो उसने ये ऊपर आपको दिया हुआ है कि टोटल 50 ट्रैक्स हैं, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो। और दूसरा अगर आप कर्व को देखते हो, आप कर्व के आखिरी पॉइंट को देखो कि आपका आखिरी पॉइंट कहाँ है, वो यहाँ पे आके खत्म हो रहा है कर्व। इसके अगेंस्ट आप देख लो कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहाँ देखो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है। 50 सर। एग्जैक्टली इस तरह से देखना था। अगर मैं कोई और कर्व भी निकाल लेता, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड एनी ऑफ द कर्व्स। ओके, यहाँ पे बताओ आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस कर्व को अगर आप देखते हो तो। सर 60। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कभी कभी पता है क्या, वो थोड़ा ट्रिक करता है। वो यूं करके कर्व आपका स्टार्ट करेगा और लेट्स सपोज मैं यहाँ लाके खत्म कर लेता हूँ। अब बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी टोटल, जो सर मैंने बनाया 40। उसका। एग्जैक्टली वो ट्रिक क्या करता है, वो आपको ग्राफ देता है 60 तक का, बट ग्राफ वो खत्म जो कर देता है वो 40 पे आके कर देता है। तो बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में देखते हैं कि यहाँ पे आखिरी वैल्यू क्या है 60, उसको डिवाइड बाई 2 करने लगते हैं, जो कि गलत होता है। इसमें देखना है कि आपका कर्व एंड कहाँ पे हो रहा है, जो कि इस केस में था 40 के ऊपर। तो आप 40 देखोगे कि 40 इज द टोटल फ्रीक्वेंसी इन दिस केस, ठीक है। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि आप ये मिस्टेक ना करो। तो अब ये रिसेंट एग्जाम में काफी ज्यादा वो करता है, ठीक है। यस सर। ओके ओके, वो क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ ये रहा। ओके, मीडियन फाइंड करना है, तो आप 50 को डिवाइड बाई 2 करो तो आपके पास आया 25। अब 25 इज नॉट द आंसर, आप ग्राफ के ऊपर जाओगे 25 के ऊपर और देखोगे वो कर्व के साथ कट जो है वो कहाँ पे कर रहा था, वो यहाँ पे कट कर रहा है। तो नीचे आप यूं करके वैल्यू देख लोगे। अब यहाँ पे वैल्यू होगी क्या, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। ये 2:30 से लेके 3 o'clock, ये कितने मिनट्स बनते हैं 2:30 से 3? सर 30 मिनट। 30 मिनट्स बनते हैं। ओके, 30 मिनट्स नहीं है एक्चुअली, मिनट्स एंड सेकंड है। तो 2 मिनट एंड 30 सेकंड से लेके 3 मिनट, तो ये एक्चुअली 30 सेकंड है। आप 30 को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइन विच इज 10, तो 3 सेकंड्स एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। यानी अगर यहाँ पे 2:30 है तो अगली लाइन 2:33, फिर 2:36, फिर 2:39 एंड सो ऑन, यूं करके चल रही है। तो अब आप खुद देखो, ये है 4, ये 4 मिनट है, ये 4:30 है, तो ये बिल्कुल मिडल में होगा 4:15। अब 4:15 से एक लाइन आपने आगे जाना, तो ये 4:18 आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे 4 minutes and 18 seconds। समझ आया कि नहीं आया। यस सर। ओके, इंटर क्वार्टाइल फाइंड करना है। पहले हम करते हैं अपर क्वार्टाइल, तो उसको करेंगे 3/4 ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी विच वॉज 50। तो जरा करो क्या आता है। और इस तरह लोअर क्वार्टाइल का भी बताओ, 1/टाइम्स 50। दोनों के अगेंस्ट क्या वैल्यूज निकल के आती हैं पहले। हाँ सर 4/5 मल्टीप्लाई बाय 50 आते 37.5। बिल्कुल ठीक है, और आपका लोअर क्वार्टाइल निकल के आएगा 12.5। ओके, अगर मैं पहले लोअर क्वार्टाइल देख लें तो 10, 11, 12, 12.5 वुड बी राइट इन द मिडल ऑफ 12 and 13। और अगर आप देखो गौर से, वो यहाँ आके कट करता है, जो कि एग्जैक्टली 3 minutes and 15 seconds के ऊपर है। इसी तरह जब आप अपर क्वार्टाइल देखते हो एट 37.5, वो भी बिल्कुल यहाँ मिडल में आएगा, मिडल में करके कुछ, और वो यहाँ कट करता है। और ये वैल्यू आती है एग्जैक्टली 4 minutes and 45 seconds। तो अगर आप इसको एक्चुअली सारा सेकंड्स में करके करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, तो आप इसको कर सकते हो। मैं अगर इसको 4:45 -3, तो 1 minute and 30 seconds। अगर आप देखो आपके कैलकुलेटर्स पे ये वाला की होता है, ये टाइम लिखने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो देखो मैंने किस तरह से लिखा, 4 और फिर ये वाला बटन मैंने प्रेस किया और फिर 45 के बाद फिर प्रेस किया। तो ये बेसिकली आपको जो आंसर निकल के आएगा वो 1 minute and 30 seconds में इसका। तो आप यहाँ लिखोगे 1 minute and
30 सेकेंड। समझ आया कि नहीं आया? Yes. Yes, sir. हाँ ओके। आखिरी चीज, बेटे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दिया हुआ है, वो आपसे कहता है मुझे सिंपल फ्रीक्वेंसी बनाओ। अब ये मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। पहली वैल्यू आपने देखनी है 230 पे, ग्राफ पे क्या और 3 पे क्या है। तो देखो 230 पे तो वैल्यू थी 0, और 3 पे वैल्यू यहाँ पे, इसके अगेंस्ट आप वैल्यू देखते हो तो यहाँ पे निकल के आती है 3। अब आप इन दोनों को माइनस कर लो, 3 माइनस 0 निकल के आया 3, इसलिए इसने यहाँ पे वैल्यू लिखी है 3। इसी तरह अगली वैल्यू 3 से स्टार्ट होती है, 330 तक जाती है। तो 330 पे अगर आप वैल्यू देखो, 3 पे तो मैंने बात की हुई है, 330 पे वैल्यू है 8। अब आप 8 - 3 करते हो तो आपके पास वैल्यू निकल के आती है 5। तो इस वजह से यहाँ पे उसने लिखी हुई वैल्यू 5। अगली वैल्यू 332 4 है। अब 330 पे तो मार्क है, 4 पे देख लो कि आपकी वैल्यू क्या बनती है। वो यहाँ पे नजर आ रही है मुझे 18। तो आप 18 - 8 करो तो आपकी क्या वैल्यू निकल के आएगी? वेरी गुड। अगली वैल्यू मैंने देखनी है 430 पे। 430 पे वैल्यू है यहाँ पे 30। आप 30 - 18 करो, देखो क्या निकल के आता है? 12. 12, बिल्कुल ठीक है। अगली वैल्यू मैंने 5 पे देखनी है, तो 5 पे वैल्यू कुछ यहाँ करके है। हाँ कुछ यहाँ करके है। तो ये बनता है एक्चुअली 43। तो 43 - 30 करो, देखो क्या निकल के आता है? 13. गुड, 13। आखिरी वैल्यू, सेकंड लास्ट वैल्यू एक्चुअली 530 के ऊपर है। तो 530 पे आप अगर वैल्यू देखो तो कुछ ये वैल्यू बनती है, विच इज एट ऑलमोस्ट एट 48। इनको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आता है? 5. और 5 आता है। और लास्ट 50 - 48 करेंगे तो 2 आएगा। तो लास्ट जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं विच इज 5 and 2। तो आप माइनस कर करके भी आप रिवर्स में फ्रीक्वेंसीज को लिख सकते हो। बताओ कुछ समझ आया कि नहीं आया टॉपिक? Yes, sir. ओके, तो एक एक करके लेट्स स्टार्ट अ फ्यू क्वेश्चन एंड सी व्हाट वी कैन डू। ओके, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ओके, हियर इट सेज के there are 200 beetles और उनके masses are well measured, और cumulative frequency table is already given to you here, and the values of the cumulative frequency is supposed to be plotted on the graph. A few values are already plotted, like for example 2 पे value है 150, which is the value this one. So the values previous these values are already plotted on the graph. And the value after this 2 has to be plotted. तो अब एक एक करके हम प्लॉट कर लेते हैं। So the next value is 2.25 and has a value of 170. Okay. 2.25 would be right in the middle here. So this middle line, and 170. So this is 150, 155, 160, 165, and this is the value 170. So let me erase this previous ones, or either cross लगा हुआ है. This is the value for 170. उसके बाद the next value is at 2.5, which is 185. अब ये 170 था, 175 and then 180 and then 185 above this line. So this is the value at 185, which is at 2.5. और last value है 3 पे 200. So this is the last value that is supposed to be plotted. अब when I join this curve, it's supposed to join like this. So this is the cumulative frequency curve which we are supposed to complete. अब इसकी बेस के ऊपर he asks further few parts. In the first part it says that you have to find the median. So if you remember, the median is supposed to be the middle value. तो आप देखो आपकी total frequency was 200. Divide this by 2, you would get a value of 100. तो आप क्या करोगे? You would go on the graph against hundreds. You would draw a dotted line. तो ये मैं solid line draw कर रहा हूँ. Draw a dotted line and see where it cuts the curve. तो कर्व पे वो इस पॉइंट पे कट करता है, एंड यू हैव टू सी व्हाट इज द वैल्यू एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो हाउ आर वी सपोज टू फाइंड द वैल्यू एट दिस पॉइंट? एनीवन कैन टेल मी? इसका एक सिंपल तरीका ये हो सकता है, लुक एट द वैल्यू के 1.5 से लेके 2 का जो यूनिट आता है दैट इज 0.5। यानी बेसिकली 1.5 से 2 जाते हैं तो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 0.5, एंड देयर वर 10 लाइंस इन द मिडल, यू वुड डिवाइड इट बाय 10। तो आप ये करते हो तो आपके पास निकल के आता है 0.06। So if this was 1.5, this is 1.55, this is 1.6, then this is 1.65, this is 1.7.
तो ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दिस इज सपोज टू बी 1.7। यहाँ तक मुझे बताओ, किसी को कोई चीज की बात ना करना चाहोगे? No, sir. ओके, अब यहाँ पे ही आपके अबाउट द लोअर क्वार्टाइल, बट वी विल फाइंड लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल लिस्ट। तो डिफरेंट चीजें हम फाइंड आउट करेंगे। So let's start with the lower quartile first. If you remember, the lower quartile is basically 1/4 of the total frequency. In this case, the total frequency was 200. So आप इसे 1/4 times 200 करो, what do you get? 1/4 times 200. What do you get? हाँ, anyone? 1/4 times 200. 50. 50. तो आप क्या करोगे? You go and you draw a horizontal line at 50 and see where it cuts the curve, और वहीं पे कर्व से आप नीचे वैल्यू ले आओगे, and you have to see what is the value at this point. तो आप ये देखते हो, this is 1.1, 1.2 and this is the value supposed to be 1.3. तो आप कहोगे your lower quartile is basically 1.3. समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? Any confusion so far? No, sir. Okay, if I ask you about the upper quartile, so upper quartile was, remember, 3/4 of the total frequency. So 3/4 of 200 करते हो, what do you get? हाँ, 150. क्या क्या? 150, very good. So now you go on the graph at 150 and see where it cuts to your curve. तो 150 पे आप कट करते हो, तो I think we can see it is cutting at the value of 2. तो आप कहोगे your upper quartile has a value of 2. So now if I want to find the interquartile range, so interquartile was upper quartile minus the lower quartile. अब आपने जो upper quartile find out किया, that was 2 and the lower quartile was 1.3. So 2 minus 1.3 करते हो, what do you get? 1.7. 0.7 आता है, ठीक है, 0.7. So this is supposed to be a interquartile range. तो इस तरह फाइंड आउट करते हैं अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल. अच्छा, इसमें जो थर्ड पार्ट है, लेट्स लुक एट दैट वन. इट सेज that is to find the number of beetle that has a mass of greater than 1.85 grams. So what you need to do, you need to go on the graph and see where does this 1.85 value exist. तो ये देखो, ये वाली वैल्यू थी 1.7, the next one is 1.75, this is 1.8 and this is the value at 1.85. तो आप क्या करोगे? Draw a vertical line at 1.85 and see where it cuts the curve, और उसके अगेंस्ट करके आगे करके हॉरिजॉन्टल लाइन लो and see the value which is right here. Okay, थोड़ा सा गलत हो गया. Okay, यहाँ देखो, this is the middle of 100 and 150, so this value is supposed to be 125. अब the question says you have to find the number of meters that has a mass greater than. अब greater का मतलब होता है above 125 till the highest value which is 200 in this case. तो अब आपको देखो 200 and 125 दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो, you would know the number of meters between this values. अब 200 minus 125 करते हो तो आपके पास क्या आता है? क्या? 75. 75. So 75 beetles has a mass greater than 1.85 grams. समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? देख लो यहाँ तक. Any confusion so far? No, sir. Okay. Okay, let's try a different question. Okay, this one. It says that in this one, it says कि उसमें आपको कुछ values दी कि spinner पे number लिखे हुए हैं and how many times the spinner stops at which number. यानी 1 के ऊपर the spinner stop 30 times, 2 पे जो stop हो 25 times and so on. उसमें सारा data आपको दिया हुआ है. In the first time it says कि find the relative frequency on which it lands on 3. So what you are going to do, relative frequency means you have to find the probability basically. Probability of 3. So you would look how many times, what is the frequency of 3. So यहाँ पे frequency 3 की है 50 divided by the total frequency in this case which is 200. So 50 divided by 200 करो, see the answer that you get. 50 divided by 200 is 0.25.
0.25 is the relative frequency of spinner landing on 3. Now I say the spinner is spin 20 times. How many times would you expect to land on 3? So what you are going to do, you are going to see what was the relative frequency of landing it on 3. यानी 3 के ऊपर कितनी दफा लैंड हुआ. तो it has a relative frequency of 0.25. It means यानी it's a frequency of landing once. तो उसके क्या चांसेस हैं? देयर इज द चांस ऑफ 0.25 ऑफ लैंडिंग वंस ऑन 3. तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय टोटल. हाउ मेनी टाइम्स आप इसको स्पेंड करते हो, यू वुड नो कि आपका 3 जो है वो कितने टाइम्स है. नाउ द टोटल वाज 20 दिस टाइम. यू स्पेंड दिया द स्पिनर इज स्पेंड 20 टाइम्स. तो आप क्या करोगे, वट एवर द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय द टोटल. तो आप 0.25 टाइम्स 20 कर दो तो आपको क्या आता है? 5. सॉरी एक सेकंड. Okay, where is it? हाँ, 5 आता है. So 5 is supposed to be your answer for this part. Clear हुआ यहाँ तक? Any question, any confusion, anything that you want to answer? Okay. अब अगले वाले सी पार्ट में देखो, इट्स अशरफ claims my result shows that the spinner is fair. Okay, what does fair mean? Can anyone tell कि fair का meaning क्या होता है? What does fair mean actually? It's not that difficult. English में fair का meaning क्या होता है? What does fair mean? The क्या? same value twice, like multiplied. Sorry. नहीं नहीं, क्या मतलब रिपीट करते हो दोबारा से? सेम वैल्यू. Like the same value being multiplied twice. नहीं, that's not fair. Fair like coin होता है, that is a fair. What does that fair mean? Why it's called a fair coin? उसको fair क्यों बोलते हैं coin को? Oh, okay, fair. I thought you said square. No, no, not square. Fair, fair. ओके बेटा, कॉइन को इसलिए फेयर कहते हैं बिकॉज इट, उसकी अगर प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में करें या चांसेस की टर्म्स में बात करें, हेड और टेल ऑन बोथ साइड जो भी होती है कॉइन की, बोथ हैव इक्वल चांसेस ऑफ लैंडिंग. यानी हेड आने का देयर इज अ चांस 50% और टेल आने का चांस भी होता है 50%. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज टू बी अ फेयर. तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में अगर बात करें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी साइड शुड बी सेम. ठीक है, तभी उसको आप फेयर बोल सकते हो. सो इफ यू स्टार्ट फाइंडिंग द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज अबव ऑल वैल्यूज, जैसे चलो 3 की तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज 0.25. अब आप 30 की फाइंड 1 की फाइंड आउट करो. सो 30 डिवाइडेड बाय 200, व्हाट डू यू गेट? इफ आई फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, 30 डिवाइडेड बाय 200 क्या आता है? हाँ, कैन यू डू ऑन द कैलकुलेटर एंड टेल मी द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1? 0.15. Okay, 0.15. Is this relative frequency and the relative frequency of 3, are they same? Relative frequency of 1 and the relative frequency of 3, are both the relative frequencies same or not? 1 की relative frequency is 0.15 और 3 की जो आपने find out की थी that was 0.25. Are these two values same? No. No. So that means that ये जो spinner है that is not fair. तो आप यहाँ reason लिखोगे no. Because अगर वो fair होता, it would have same relative frequency for all of them. समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Okay. Okay, this one. Histogram. You have to draw a histogram. So if you remember, whenever you have to draw a histogram, the first thing that you needed to see was if the class width or the gaps are equal or not. तो ये ऊपर ग्रुप्स बने हुए. Tell me the class width of each of the group. First group is 0 to 10. What is the class width of the first group? 0 to 10 वाला ग्रुप है. What is the class width of it? I didn't get your question. मैंने कहा ये जो फर्स्ट ग्रुप है आपके पास 0 to 10, what is the class width or the gap of this group? ये क्वेश्चन था. अभी 10. भी नहीं समझ आया यार? 10, that's it, simple. अगले ग्रुप का बताओ, what is the class width of the next group? 10. Good. Next one. 5. Good. Next one.
5, And the last one. and 20. Okay, are the classmates equal or unequal? They're not equal. They are not equal. Very good. So when they are not equal, what does it? जब equal नहीं होती, it means you have to use the frequency density. You cannot use frequency to draw the histogram. You would need to use frequency density. ठीक है? A frequency density has a formula frequency divided by its class width. तो आप find out करो. First group की frequency है 10 and the class width is also 10. So 10 divided by 10 would give you a final answer of 1. इसी तरह आप नेक्स्ट वाला करो. नेक्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी इज 15 एंड द क्लास विड्थ इज 10. व्हाट डू यू गेट? 15 divided by 10 is 1.5. very good, 1.5. Next frequency is 10 and class width is 5. उसका क्या आंसर होगा? 0.8. है what? 10 divided by 5 Actually, बेटा. 10, sorry, 10. हाँ, 10 divided by 5 आएगा 2. 2. Okay, next one, 12 divided by 5. 2.4. And the last one, 16 divided by 20. 0.8. हाँ, 0.8 बिल्कुल ठीक हो गया. Okay, now we are going to plot these values on the bar on the graph. अब देखो x axis भी labeled हुआ हुआ, y axis भी labeled. So we are going to just plot the values. Okay, first group is 0 to 10 and has a frequency density of 1. तो 1 के ऊपर यूं आप horizontal line लगाओगे and 0 to 10 like this. अगला ग्रुप है 10 to 20 and has a value of 1.5. तो 1.5 के ऊपर अब यूं करके बार ड्रॉ करोगे 10 to 20 and has a bar like this. And the next one is 20 to 25 and has a frequency density of 2. तो देखो यहाँ पे and 25 पे भी vertical bar है till 2 और इसको हमने ज्वाइन कर लिया. उसके बाद नेक्स्ट है 25 to 30 and has a value of 2.4. तो 2.4 would be right here somewhere. तो 20 to 30 पे आपका ये हो गया. उसके बाद 30 to 50 पे has a value of 0.8. So look, 0.8 पे I drew a horizontal line like this and created a bar at 50. So ये हमारा आंसर है. So this is the histogram that you are supposed to draw. अब बताओ यहाँ तक any confusion so far or anything that you don't understand? तो पूछ लो. No, sir. So, okay, let's try. We can try this one. Okay, let's try this one. Okay, actually, okay, if you look at the values, पहले तो वो describe करता है कि look at the points and describe the correlation shown by the scatter diagram. Okay, can you tell me the correlation between the scatter diagram or not? जरा देख के बताओ. What correlation would this have? Is it a positive correlation or a negative correlation or both? No correlation. Very good. We cannot predict the trend of the point. Trend हम predict ही नहीं कर सकते points का. So we can say कि this has no correlation. Unless there is a trend, you cannot predict the correlation. ठीक है? तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो ये होगा. नेक्स्ट में a few more information is given. वो कहते हैं Charlotte scored the same mark as Devi. Okay, mark same होने चाहिए. तो अगर आप देखो these 2 points, ये वाला point, oh no, actually no, इन दोनों का तो सेम है. थोड़ा सा डिफरेंस है. Actually this point and this point are on the same level. तो ये जो दो लोग हैं they must be Charlotte and Devi. अब हमें ये नहीं पता कि which one is Charlotte and which one is Devi. तो उसके लिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं. अब वो कहते हैं Charlotte is taller than Devi. So the height की ये बात हो रही है. So Charlotte would be taller. So this means this is Charlotte and this is Devi. तो ये Charlotte हो गई और ये Devi. इनके मार्क्स भी हमें पता चल गए. They have marks of 80 each.
देवी की जो हाइट है दैट इज 45, मींस राइट हेयर। और शार्लेट की हाइट अगर आप देखें दैट इज द थर्ड लाइन, तो 163 वुड बी द हाइट ऑफ शार्लेट। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वाली बात करें तो हेनरी इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ओके, कैन यू टेल मी हु इज द टॉलेस्ट और विच डॉट इज द टॉलेस्ट वन, कि जिसकी मैक्सिमम हाइट हो, विच इज विच डॉट वुड The बी one दैट to वन? the top. The one to the top. वेरी गुड, दिस टॉप राइट वन हैज द मैक्सिमम हाइट विच इज ऑफ हेनरी। ठीक है, और इसी तरह लास्ट है देवी एंड गैरेथ आर बोथ ऑफ द सेम हाइट। और आप देखो दिस वाज देवी, तो इट मींस गैरेथ वुड बी दिस वन। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल द पॉइंट्स कि कौन सा मार्क जो है किसके लिए है। सो लेट्स लुक एट द वैल्यूज। इसकी जो हाइट है दैट इज 76, और यहाँ से वैल्यू है 92। ओके, मार्क्स उसके 92 है और हाइट 176 है। हाइट इज 176 एंड द मार्क इज 92। इसी तरह लास्ट है गैरेथ। गैरेथ के आप देखो तो द वैल्यू इज 145 हियर विच इज फॉर द हाइट। और अगर आप मार्क्स देखो तो 20, 30, 32, 34। देखो यहाँ पे वैल्यू होगी 30, तो ईच वैल्यू इज रिप्रेजेंट, ईच लाइन इज रिप्रेजेंटिंग एन इंक्रीज ऑफ 2। तो यहाँ पे सेकंड लाइन है तो वो 30 से ऊपर, तो आप कहोगे द वैल्यू इज 34। समझ आया कि नहीं आया यहाँ पे? Yes, sir. बताओ यहाँ तक एनी कंफ्यूजन सो फार, एनीथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? No, sir. ओके, ओके, लेट्स लुक एट दिस वन। वो ये कहता है देयर आर ओनली एप्पल एंड ट्रीज, चेरी ट्री, पी ट्री एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ओके, ये पिक्टोग्राम है एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग कि ये जो एक स्क्वायर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 4 ट्रीज। तो पहले बताओ हाउ मेनी देयर आर एप्पल ट्रीज, पहले यहाँ ऊपर से शुरू करते हैं। एप्पल ट्रीज, हाउ मेनी आर देयर एप्पल ट्रीज? 12. 12। ओके, गुड। चेरी? 6. नो, पियर है 6 एक्चुअली। इफ यू लुक एट द शेप, ये हाफ रेक्टेंगल है, सो इट वुड बी पियर। ठीक है, चेरी कितना होगा फिर? अब इसको यूं इमेजिन कर लो ना, यूं और यूं। तो एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, तो ये उसका एक क्वार्टर हिस्सा जो हुआ प्लॉट हुआ हुआ है, तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप लिखोगे 5। समझ आया कि नहीं आया? Yep. ओके, नाउ इट से देयर इज अ टोटल ऑफ 30 ट्रीज इन द ऑर्चर्ड। ओके, तो अभी 30 में से हाउ मेनी ट्रीज आर ऑलरेडी है और रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? 23 have already been written. ऑलरेडी रिटन एंड 7 वुड बी द रिमेनिंग, राइट? ओके, अब 7 को आपने प्लॉट भी करना है, तो एक तो हम स्क्वायर प्लॉट कर लेते हैं, दैट वुड रिप्रेजेंट 4। ओके, ये हो गया 4। नाउ द रिमेनिंग 7, तो 7 को हम यूं प्लॉट कर सकते हैं, यूं, 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 यूं और यूं। एक क्वार्टर हम छोड़ देते हैं एंड द रिमेनिंग, दिस वुड बी 3 क्वार्टर्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 7। दैट्स हाउ यू आर सपोज टू प्लॉट इट ऑन द पिक्टोग्राम। समझ आया कि नहीं आया? बताओ, Yes, sir. एनी कंफ्यूजन हो? ओके, लुक एट दिस डायग्राम, रीड द डायग्राम। वो कहता है आप स्कैन करो, इसको रीड कर लो। वो कहता है राइट डाउन 2 थिंग्स दैट आर रॉन्ग विद दिस आंसर। तो आपने मुझे बताना है कि उसके आंसर के साथ क्या रॉन्ग है, तो जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड सी कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम्स बतानी है, ड्रॉ हुआ हुआ है। देयर आर 2 प्रॉब्लम्स विद दिस ग्राफ, व्हाट आर दोस 2 प्रॉब्लम्स? हाँ,
It is unevenly distributed, the points. The points, why it is unevenly distributed. Scatter diagram का तो पर्पज ये होता था कि points are scattered across the graph. और वो देखो उसने लिखा है चेन हैज प्लॉटेड द पॉइंट्स एक्यूरेटली, तो पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स हैं वो. इट्स जस्ट अबाउट जजमेंट, ये मैथमेटिकली मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये जजमेंट ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है. तो देखो क्या चीज गलत नजर आती है. देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस ग्राफ, व्हाट आर द रॉन्ग पॉइंट्स? रॉन्ग नहीं है, उसने कहा वो एक्यूरेट प्लॉट है. There are not equal number of points on both sides of the line. ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो. एक्चुअली वेरी क्लोज टू द आंसर. इसमें एक्चुअली ये जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ हुई है दैट इज रॉन्ग, बिकॉज लाइन ऑफ बेस्ट फिट का काम ये होता था कि टू डिस्ट्रीब्यूट द पॉइंट्स इक्वली, जो हमने कह के बिल्कुल सही कह रही है. यू हैव टू ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट द पॉइंट्स इक्वली एज मच एज पॉसिबल एंड द लाइन शुड फॉलो द पॉइंट्स. अगर लाइन कुछ इस तरह की होती दैट वुड हैव मेड मच मोर सेंस. ये जो लाइन है दैट इज समथिंग डिफरेंट, कंप्लीटली पॉइंट्स किसी और डायरेक्शन से चल रहे हैं, लाइन इज कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन. So that is the problem here. एक problem ये है कि line of best fit is wrong. एक problem ये है. What is the second problem here? Okay, चलो मैं बता देता हूँ. इसमें बेटा अगर आप देखो, इसमें x एक्सिस में छोटी सी एक प्रॉब्लम है. अगर आप गैप्स देखो 10 10 10 10, और ये शुरू में आप गैप देखो तो ये गैप है 20 का. दैट इज द प्रॉब्लम कि ये स्केलिंग भी जो है वो थोड़ी सी गलत हुई है. बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? So the x-axis is labeled to scale wrong. x-axis की जो स्केलिंग है वो गलत हुई है. ओके, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन. कुछ पार्ट्स इजी हैं, कुछ पार्ट मुश्किल हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे. कैलकुलेटर्स निकाल रख लेना साहब, बिकॉज यू गाइस वुड हैव टू डू द कैलकुलेशन पार्ट. करके शुरू करते हैं, फिर आप मुझे बताना कि आंसर क्या आता है. ठीक है, और जो चीज नहीं समझ आए तो दोबारा से पूछ लेना. ओके, सबसे पहला पार्ट है मीन. वो यहाँ पे कहता है जो ऊपर टेबल दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है. चेक करते हैं. अगर आप मुझे बताओ यहाँ पे अगर इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो मीन का कौन सा वाला फॉर्मूला है जो आप यहाँ पे यूज करोगे? Sir, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, गलत ही होगा, मैं करेक्ट कर दूंगा. सर ऐसे होगा कि जो आपका टोटल है 25 में वुमेन, उसको हम 1 के साथ डिवाइड कर देंगे और फिर 5 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. नहीं बिल्कुल नहीं. ये देखो, आपको मीन के दो फॉर्मूलाज को लिखा है तो मैं दोनों फॉर्मूलाज दोबारा से लिखता हूँ. अब मुझे डिसाइड करके बताओ इन दोनों में से मीन का कौन सा फॉर्मूला है जो यहाँ पे यूज होगा. राइट कर लो पहले. Second, सेकंड, व्हाई द सेकंड वन? because there's frequency. वेरी गुड. बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, तो आप फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज करोगे. अब देखो एफ एंड एक्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, तो आपने सिंपली क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को उसकी एक्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ. तो फॉर एग्जांपल यहाँ आप लिखोगे 0 टाइम्स 7 टाइम्स 5 6 प्लस 3 टाइम्स 4 एंड द लास्ट इज 4 टाइम्स 3. हर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया विद इट्स वैल्यू x and divided by the total frequency, that one is was 25. अब इसको 25 से डिवाइड कर लोगे. सर मेरा आंसर आ रहा है 1.64. फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे हमने मीडियन निकाला. मीडियन, अब ये रिमेंबर कि मीडियन जो बेसिकली आपकी मिडिल वैल्यू को हम कहते हैं, ये हमारा मीडियन है. अब यहाँ पे मीडियन निकालने का तरीका ये होता है कि हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी वॉज 25. अब ये ऑड है, तो इसमें आप पहले +1 करके डिवाइड बाई 2 कर लो, तो आपके पास निकल के आता है 13. आपने ये देखना है कि 13 वाली फ्रीक्वेंसी लाई कहाँ पे करती है, किस ग्रुप में. फ्रीक्वेंसी थी 7, so we are not reached 13. तो आप 7 + 5 करो तो आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी निकल के आती है? 7 + 5
नॉट रीच 13 येट, तो आप क्या करोगे, 12 में आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करो 6, यू वुड गेट 18, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी 13 लाई इन दिस ग्रुप। इसी लास्ट वाला पार्ट है मोड। अब मोड इज बेसिकली द मोस्ट रिपीटिंग नंबर या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है और किसकी है? सर 7 हाईएस्ट है। की फ्रीक्वेंसी है। सर 0। आंसर में आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जीरो जो है 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का काम सिर्फ रेपिटेशन का बताना होता है। ओके, अगले वाले पार्ट में कहता है स्टीवन सेज दैट द मोड इज द एवरेज दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द डाटा, एक्सप्लेन व्हाई स्टीवन इज रॉन्ग। वो कहता है मोड जो है वो एवरेज बताने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो आप खुद देखो, जीरो जो है, तो अपना मीन देखो, आपका मीन है 1.64 और मोड है 0। तो आपको लग रहा है कि आपकी एवरेज जो है वो 0 हो सकती है? है ना कि बिल्कुल पूरे डेटा का कंबाइन करने के बाद कोई एवरेज या वो वैल्यू जो 50% लोगों के आए हैं। तो यहाँ पे डाटा को देखते हुए हमें लग रहा है कि 50% लोगों के जो नंबर ऑफ फिंगर थे वो 0 थे। तो इसीलिए आप कहोगे कि यही रीजन है कि एवरेज जो है वो मीन रिप्रेजेंट करेगा सबसे बेस्ट, कैन नॉट बी 0। ठीक है नहीं? फिर दोबारा समझाते हैं। एवरेज किसे कहते हैं? एवरेज होता क्या है जनरली? है कि सब लोगों का टोटल करके एक मीन या एवरेज वैल्यू बता कि एवरेज लोगों के इतने मार्क्स आए या इतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। यानी मैं कहता हूँ हर घर में कितने चिल्ड्रन है, तो ऑन एवरेज हमारे जो निकल के आए 1.64 चिल्ड्रन है। तो देखते हो डाटा में से आप खुद देखो कि 7 ऐसे थे जिनकी 7 फैमिली ऐसी थी जिनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे 0। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग 25 में से 7 निकाल दो, तो बाकी कितने लोग रह गए? 25 - 7 करते तो आता है 18। 18 हाउस होल्ड में कम से कम एटलीस्ट एक चिल्ड्रन तो जरूर है। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हो जाए वो 0 हो इस केस के अंदर। जीरो एवरेज तब होती कि अगर सारे लोगों का ही डाटा ऑलमोस्ट 0 होता, यानी मेजोरिटी ऑफ द लोगों के जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 0 होते, तभी आप कह सकते थे कि एवरेज 0 है। यस सर, समझ आ गई है। ओके, अगले वाले पार्ट के अंदर वो कहता है कि स्टीवन चोज एट रैंडम फ्रॉम द बैक। ओके, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। वो कहता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव जस्ट वन चाइल्ड। अब आप ऊपर जाओ और देखो वन चाइल्ड वाले लोग कितने हैं, यानी फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, वो है 5 आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 45। 5/25 फैमिली हो गई। अब मुझे दो फैमिली सिलेक्ट करनी थी, तो अब क्या होगा कि जब मैंने एक फैमिली को सिलेक्ट करके बाहर रख दिया, तो पीछे रह गई टोटल 24 फैमिलीज। और उन 24 में से भी अब रह गई 4 फैमिलीज ऐसी जिनके पास एक चिल्ड्रन सर आ गई है। है। बिल्कुल ठीक है, देख लो बेटा, बाकी किसी को भी बात ना चीज है वो ये है कि आपको वो ये कहता है कि बार चार्ट या बार ग्राफ ड्रॉ करना है। वो कैसे ड्रॉ करते हैं? ठीक है, आप वैल्यूज लिख लो, मैं इसको भी कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। वैल्यूज का हम बार चार्ट ड्रॉ। ओके, ये देखो मैंने ऊपर से ना वो वाला ग्राफ कॉपी कर लिया ताकि हमें ये बार बनाने में आसानी हो। ठीक है,
इस बार ग्राफ के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मुझे 7 नजर आ रही है, और थ्री है। तो okay, यहाँ पे फिर यानी मेरा मेन कंसर्न इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो मुझे 7 तक जाना है। तो 1 2 3 4 ड्रॉ करते हैं, जीरो की जो बात है वो 7 तक ड्रॉ होगी। 7 की बार यूं करके ड्रॉ कर लेते हैं, जीरो की जो बात है वो 5 तक होगी। बार को 5 तक लेके जाता हूँ, नीचे रह गया, ऐड हो गया। 1 की बार जो है वो 5 तक होगी। इसी तरह नेक्स्ट बार देखो 2 की है, 2 की जो बार है दैट गोज अप टिल 6, है वो 6 तक जाएगी, ये 2 है। उसी तरह 3 की जो बार है वो 4 तक जाएगी, 4 तक की है ये। इसी तरह 4 की जो बार है वो 3 तक जाएगी, तो लास्ट वाली मैं यहाँ 3 तक ले गया, ये 4 था, 0 1 2 3 4, ओके सारे हो गए। ये समझ आया कि नहीं आया बेटा, पहले ये यस सर, कंफ्यूजन? आगे। हाँ ठीक है, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। में जो एक्चुअली लोगों को प्रॉब्लम हुआ ना वो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हुआ। देखिए स्टीवन ने ये सारे नंबर्स जो है वो एक पेज पे लिखे हुए थे, ये सारा डाटा, तो एक पीस जो है ना वो गुम गया उससे। पीस पे वो कौन से नंबर्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए थे, वो हमने फिगर आउट करना है ना। इस पे कंफ्यूज हो गए, इसका रीजन मैं बताता हूँ। इसका रीजन ये था कि ये वाला क्वेश्चन इस पेज पे था, या ये पिछले एक ही क्वेश्चन चल रहा है, तो ये पिछले पार्ट से लिंक्ड है, ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी देखते हो तो जीरो कितनी दफा रिपीट होना चाहिए? 7 टाइम्स, 2 टाइम्स मिस गया। चलो अभी देख लेते हैं, मैं सबको भी बता देता हूँ। 7 टाइम्स होना चाहिए था। जब आप यहाँ गिनना शुरू करते हो, 1 2 3 4 5, इसका मतलब है यहाँ पे 2 जीरो और पड़े हुए होंगे जो कि यहाँ पे इस पीस के अंदर थे, तो अब यहाँ पे एक जीरो आ गया और यहाँ पे एक जीरो आ गया। 1 को देखता हूँ तो 1 की फ्रीक्वेंसी है ऊपर 5, 1 2, 1 भी मिसिंग हो, तो इसका मतलब है एक बार भी आ गया। तो देखो 2 की फ्रीक्वेंसी है 6, 2 मतलब 2 सारे लिखे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीक्वेंसी थी 4, 2, अगर एक 3 मिसिंग है। 4 की फ्रीक्वेंसी जो थी वो थी 3, मैंने ये बार चार्ट से देख लिया कि 4 की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 3, थर्ड वाला मिसिंग है, तो इसका मतलब है ये 4 यहाँ पे होगा। ऐसे ये देखते थे नंबर जो मिसिंग आउट थे। अनदर क्वेश्चन जो थोड़ा सा कुछ पार्ट आसान है, एक दो पार्ट्स हैं जो थोड़े से देखने पड़ेंगे। ओके, पहले तो ये देखो आपको उसने ऊपर टेबल दिया हुआ है, नाउ यू फर्स्ट हैव टू कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो देखो और मुझे बताओ कि जो मिसिंग वैल्यू जो यहाँ से पहली वैल्यू है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, और किसी को नहीं समझ आता तो मुझे बताओ, मैं बता दूंगा कि क्या करना है। तब सिर्फ ये था कि 58, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना होता है, जी बिल्कुल ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई 58, कैसे आई है वो भी बता दो ताकि सबको पता लग जाए। 22 plus 36 is equal to 58. 22 के अंदर 22 कैसे आया था? जब आप 9 के अंदर 13 ऐड करते थे तो यू गॉट 22, 22 पे 36 ऐड किया तो 58, ओके। 58 में आप ये 30 ऐड करो, व्हाट डू यू गेट? 88, 16, 104, 4, ओके, प्लस 9, 113, 118,
और आखिरी वाली वैल्यू में हम आखिरी टू ऐड करेंगे तो इट गिव्स यू 120, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको पकड़ेंगे और ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू दैट आई सी 10 के ऊपर वैल्यू है 9, यू ले लेते हैं 9 विच इज समवेयर राइट हियर। 22 वेयर वैल्यू है 58, वैल्यू है 88, वेयर वैल्यू है 104, वेयर वैल्यू है 113, वैल्यू है 820। हमारी यहाँ पे प्लॉट हो गए। अब ऑब्वियसली जीरो पे वैल्यू होगी जीरो, तो वो वैल्यू यहाँ पे मार्क नहीं थी, तो उसका मैं यूँ करके मार्क लगा देता हूँ। काम ड्रॉ कर लेते हैं। सर आ गई है। पार्ट स्टार्ट करते हैं। मीडियन क्या था? मार्क या मिडल। तो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी थी? 120 को आप डिवाइड बाई टू करो तो यू गेट 60। अब आपने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर जाना है। 31। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा बन जाए। आप ठीक कह रहे हो, ये 31 करके कुछ आते हो। आ गए यहाँ पे 31। 90th परसेंटाइल, कल भी बताया था 90th परसेंटाइल का मतलब है 90%। तो 90% का मतलब है 90 और 100 इनटू द टोटल फ्रीक्वेंसी विच वाज 120। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको क्या आता है? 100 इंटू 120। 108। अब हम ग्राफ के ऊपर जाते हैं, 108 दैट वुड बी समवेयर राइट हियर, इट कट्स द पे करके पिन कटता है। ओके, ये आई थिंक बिल्कुल उस पे कटता है। नीचे एक लाइन लो आप, 55। 90th परसेंटाइल जो है दैट इज 55। आया कि नहीं आया? जी। या तो कोई कंफ्यूजन, कोई चीज की बात ना समझ आई है? नो सर। नो सर। ओके। अब जो क्वेश्चन एक्चुअली ये जो करना पड़ रहा है वो इस पार्ट की वजह से एक्चुअली आपको मैं मुझे कराना पड़ रहा है। मेजोरिटी ऑफ द पार्ट्स इजी होते हैं। अगर आप शुरू में देखो, टेबल कंप्लीट करना उसका 1 मार्क, उसके बाद ये ग्राफ बनाना 3 मार्क, फिर ये मीन मीडियन और ये फाइंड करना, तो 6 मार्क्स तो ये हो गए। उसके आगे ये वाले जो 3 मार्क्स है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। इसमें से भी एक दो पॉइंट्स प्लॉट हो जाते, बट वी विल सी के करना क्या है। ऑन द सेम डे ये गैराज बी की बात हो रही है, उसके भी टोटल कस्टमर्स जो है वो 120 है। अब वो कहते हैं 6 कस्टमर्स लेस। एक्चुअली मैं पता क्या करता हूँ, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके ऊपर चला जाता हूँ ताकि ग्राफ पे बार बार प्लॉट करने में जरा इजी हो जाए। नीचे करूंगा तो मे बी यू गाइस माइट गेट कंफ्यूज। ऊपर ले देता हूँ। ओके। अब ये बड़ा साइज में, फिर मैं इसे बाद में छोटा कर देता है कि आपके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, 6 कस्टमर्स बॉट 10 लीटर्स। तो आप क्या करोगे, ग्राफ के ऊपर जाओगे, ऊपर यानी 10 के ऊपर आप वैल्यू 6 के ऊपर यूं करके मार्क करोगे। तो ये मैं ब्लू में क्रॉसेस बना रहा हूँ, तो ये याद रखना, ये गिराज बी के लिए हम कर रहे हैं। 6 कस्टमर्स, ये पहला क्रॉस आ गया। ने कहा द मोस्ट पेट्रोल बॉट बाय द कस्टमर वाज 60 लीटर्स। यानी आखिरी वैल्यू, या मेरा ग्राफ जो है वो 60 लीटर्स पे एंड कर रहा है, और आखिरी वैल्यू में 60 लीटर्स के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू होगी? जो भी मेरे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर है, जो कि इस केस में थे 120, 60 के अगेंस्ट 120। तो और 120 इज एट द मीट।
एंड होगा वो इस पॉइंट के ऊपर होगा। पॉइंट समझ आया फर्स्ट एंड सेकंड जो अभी तक किया हमने? Yes. तो ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज है मीडियन। अब मीडियन निकालने का तरीका ये था कि 120 को डिवाइड बाई 2 करो तो यू गेट 60। तो इसका मतलब है कि 60 के अगेंस्ट ये फ्रीक्वेंसी है 60। 60 फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और नंबर ऑफ लीटर्स उसके होने चाहिए 34। कस्टमर्स है और 34 का मतलब है राइट है लीटर है और 60 मेरे कस्टमर्स हैं। एक और कर लेता हूँ ये यहाँ पे करके ठीक हो गया। लोअर क्वार्टाइल। अब इफ यू रिमेंबर के लोअर क्वार्टाइल होता था बेसिकली 1/4 ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो अब 1/4 इंटू 120 करो तो क्या निकल के आता 30. है? ठीक, बिल्कुल ठीक है। इस 30 की फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट वैल्यू मार्क होगी 25 लीटर्स। कहता है लोअर क्वार्टाइल जो है वो 25 लीटर्स पे एग्जिस्ट करता है। निकला तो वो निकला 30 की फ्रीक्वेंसी और 25 लीटर्स। दैट इज समवेयर राइट। तीन चार आखिरी एक पॉइंट रह गया जो हम हमें करना है। अब लास्ट चीज ये थी वो ये कहता है कि आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है दैट इज 19 लीटर। सो इफ यू रिमेंबर इंटर क्वार्टाइल क्या होता था? इसका फॉर्मूला क्या था? Q3 minus Q1. डिड यू से? Q3 minus Q1. ओके सर, ठीक, बिल्कुल ठीक है। Q3 मींस अपर क्वार्टाइल माइनस द लोअर क्वार्टाइल। You have the interquartile 19. We don't have the upper quartile, so that is unknown. And the lower quartile, जो कि उसने पिछली लाइन में दिया था 25 लीटर्स, वो वही गलत लगा। तो 25 को उधर जाके ऐड करो तो अपर क्वार्टाइल निकल के आती है। Sorry. सॉरी, कितनी निकल के आती है? 44. तो 44 लीटर्स की वैल्यू है। तो ये लीटर्स की वैल्यू आ गई। फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे? वो सेम वही सेम तरीका जिसका लोअर क्वार्टाइल हम फाइंड कर रहे थे। तो 3/4 इंटू 120 करते तो यू गेट 90। तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 90 और वैल्यू एट 44 लीटर्स। ठीक है, अगेंस्ट 44 यूं करके मार्क कर लो। इसी वो जीरो। इसका अब हम कर्व बना लेते हैं। ये ग्राफ है ये टी है। हमने बनाया था ये हमारा सिराज। अब कौन सा ग्राफ है वो किसका? क्या किसी को कंफ्यूजन कोई चीज कोई बात नहीं समझ आई तो? सर आ गई है समझ में। वो कहता है कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो 2.6 पर लीटर है। They offers a gift to customers who buys over 35 liters. Okay. And Garage B offers customers who spend $104। डॉलर्स में $104 का मतलब ये हुआ कि इसको हम देख लेते हैं कि कितने लीटर्स बनेंगे इसके लिए, क्योंकि $2.6 पर लीटर है। तो आप इसको डिवाइड बाई 2.6 करो ताकि इसके भी नंबर ऑफ लीटर्स पता लगे। तो बताओ कितने नंबर ऑफ लीटर्स बनते हैं? 40. सर आंसर 40 है। ठीक है, मैं बस कंफर्म कर रहा था, मुझे पता है 40 लीटर्स बनता है। तो गैराज भी उन कस्टमर्स को देती है जो 40 लीटर्स पेट्रोल डलवाते हैं। ये जो है वो 35 लीटर्स के अगेंस्ट देती है। तो आई थिंक यूज योर टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑफर्ड अ गिफ्ट कार्ड एट ईच एंड कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। पहले तो हम देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स को ये बेसिकली गिफ्ट वाउचर जो है वो मिल रहा है 35 के अगेंस्ट। ये तो ए पे मैं क्या करूंगा, 35 के ऊपर जाऊंगा विच इज राइट हियर। ध्यान रखना है मैंने ए वाले ग्राफ से कट करना है। ए वाले ग्राफ Around से यहाँ पे 25. डोंट नो द आंसर एक्चुअली, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है।
कि आपका कर्व अगर वहां पे आपके कर्व का 75 बन रहा होगा, यू विल सिलेक्ट 75। हाँ, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा, उसने कहा था कि नंबर ऑफ कस्टमर हु स्पेंट ओवर 35 लीटर्स, 5 लीटर यानी 35 लीटर या उससे ज्यादा। इतना नंबर ऑफ कस्टमर्स है जिन्होंने इससे ज्यादा बाय किया, तो आप क्या करोगे, 76 से ऊपर के लोग आप देखोगे 120 तक, तो आप 120 माइनस 76 करो, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स बने, -76, -76 क्या आता है? 44. तो 44 कस्टमर्स हैं ए पे जिन्हें गिफ्ट, ये गिफ्ट वाउचर मिला। अब बी के ऊपर देखते हैं 40 लीटर्स के अगेंस्ट क्या वैल्यू है, और फिर मैं बी वाले ग्राफ से कट करता हूँ, देखता हूँ ये वैल्यू आती है 80। अब यहाँ पे है कि 80 से ऊपर के लोग देख रहे हैं टिल 120, 120 माइनस 80 करो तो आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर बी आ जाएगा। नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने बने, -80, 40। तो कितने किस ब्रांड है जो ज्यादा लोगों को डिस्काउंट देगा, ए के बी? A. गिराज डैश ऑफर्स अ गिफ्ट टू डैश मोर कस्टमर्स देन गिराज डैश, तो हम लिखते हैं गिराज ए ऑफर्स अ गिफ्ट ऑफ, नहीं क्या लिखा, गिराज ए ऑफर्स अ गिफ्ट टू, 4 more. चले तो 4 मोर कस्टमर्स देन द गिराज बी, इस तरह करके लेते हैं। ये भी 3 मार्क का एक पार्ट है। तो प्रॉब्लम जो है ये पार्ट, जिससे ऑब्वियसली ये पार्ट नंबर 3 ये वाला नहीं हुआ, उससे ये नीचे वाला पार्ट भी गलत है।